हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा सूर्यवंश। इससे पहले मैंने आपको हुमायूं का टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था हुमायूं 2 बार गद्दी में बैठता है, यानी कि 2 काल हुमायूं के होते हैं, एक 1530 से 40 तक और एक 1555 से 56 तक। तो जो बीच के 15 साल होते हैं वो हुमायूं का निष्कासित जीवन होता है, यानी कि जब शेर शाह और हुमायूं का बिलग्राम और यानी कि कन्नौज का जो युद्ध होता है उसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं हार जाता है और हुमायूं भाग जाता है, भारत छोड़कर सिंध भाग जाता है। तो जो पूरा का पूरा अधिकार भारत पे हो जाता है वो हो जाता है शेर शाह सूरी का, यानी कि सूर्यवंश का अधिकार दिल्ली आगरा के सारे क्षेत्र पर हो जाता है। तो उसी को ही हमने पढ़ना है जो कि 1540 से 55 तक का समय रहा। तो इसको शुरू से पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आप शुरू करते हैं टॉपिक को। हम पढ़ेंगे शुरू से इसका परिचय। शेर शाह सूरी का जो काल रहता है वो रहता है 1540 से 45 तक, सिर्फ 5 साल का जो रहता है इसका काल। और जो इसका जन्म होता है, जन्म की बात करते हैं, 1472 में इसका जन्म होता है। और एक इतिहासकार है कानून गो, उसके अनुसार 1486 में इसका जन्म होता है। तो वैसे जो मान्यता मिली है, मतलब ज़्यादा जो मानते हैं वो 1472 को ही मानते हैं। 1486 बहुत कम बुक्स में लिखा है। बचपन का नाम इसका फरीद खां होता है और पिता हसन खां जो कि सासाराम का जमींदार होता है। तो देखिए सासाराम आपको पता होना चाहिए कहाँ है। देख बुक्स में ऐसे ही लिखा होगा सासाराम, आपको पता नहीं बताया जाएगा कि कौन से स्टेट में अभी जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो ये बिहार में है सासाराम, और यहीं पर ही जो है शेर शाह की कब्र भी है, ठीक है, और मकबरा है। शिक्षा जो हुई शेर शाह की वो जौनपुर में हुई। शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी द्वारा दी गई, ठीक है। अब ये बाहर खां कौन था? तो बाहर खां जो था वो दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो जन्म है वो शेर शाह का 1472 में हुआ। बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है जो कि फरीद खां है। पिता हसन खां जो कि सासाराम का जमींदार था। शिक्षा इसकी जौनपुर में हुई और शेर खां द्वारा इसको उपाधि दी गई, सॉरी शेर खां की उपाधि दी गई बहार खां लोहानी द्वारा। अब इसका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो इसका शुरुआती जीवन रहा, यानी कि जब ये गद्दी में नहीं बैठा था उससे पहले का जीवन हम पढ़ेंगे। तो 1497 से 1518 तक इसने अपने पिता की जागीर की सेवा की। जो इसके पिता थे यानी कि हसन खां, वो इसको बहुत ही कुशल शासक मानते थे, बहुत अच्छा ये जागीर प्रबंधन का कार्य देखता था। तो इसके पिता ने इसको सारा प्रबंधन का कार्य अपने बेटे को दे दिया, यानी कि शेरशाह को दे दिया। 1522 में ये दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। अब होता यह है कि इसके पिता के साथ थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तो ये वहाँ से भागकर, यानी कि वहाँ से इस सारी जागीर छोड़ करके 1522 में ये बिहार चले जाता है और वहाँ सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नियुक्त हो जाता है। अब ये ही जो बहार खान लोहानी है इसी ने ही शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी। अब होता ये है कि जब ये इसकी सेवा कर रहा होता है, यानी कि इसके यहाँ नियुक्त होता है, तो ये एक बार शेर को मार देता है। तो शेर को मारने के कारण ही इसको बहार खां ने शेर खां की उपाधि दी। उसके बाद 1528 में मैंने आपको बाबर का पढ़ाया था जिसमें चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी रॉय के साथ। अब ये चंदेरी कहाँ है ये भी बताया था, जो कि मालवा और बुंदेलखंड की एक सीमा पर व्यापारिक केंद्र है चंदेरी। तो वहीं पर ये युद्ध होता है। अब शेर शाह जो होता है उस समय 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। अब बाबर की सेना में शामिल क्यों होता है? क्यों? ताकि देखने के लिए, परखने के लिए कि ये सेना कितनी कुशल है, किस तरह से लड़ती है, यानी कि मतलब जानने के लिए वो बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। उसके बाद जब इसे पता चलता है चंदेरी के युद्ध के बाद कि बाबर की सेना कैसी है, तो वो एक स्टेटमेंट भी बोलता है कि अगर मेरा भाग्य साथ देगा
तो मैं आराम से मुगल सेना को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। उसके बाद 1529 में क्या होता है कि ये घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ शामिल हो जाता है। पर होता तो इसमें बाबर की ही जीत होती है। महमूद लोदी के साथ जब ये लड़ता है घाघरा का युद्ध तो बाबर की जीत होती है। पर इस समय जो महमूद लोदी के साथ शेर शाह शामिल हो जाता है। शेर शाह ने दोहरे के युद्ध में महमूद लोदी का साथ दिया, सहयोग दिया, पर इसमें भी जो है बाबर को ही जीत होती है। उसके बाद अब जो टर्निंग पॉइंट आते हैं शेर शाह की जीवन में वो आते हैं सूरजगढ़ युद्ध के बाद, जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी है, जो होता है 1534 में। ठीक है, इसमें शेर खां पूरे बंगाल को जीत लेता है। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। अब चौसा भी मैंने बताया था बिहार में है। चौसा का युद्ध होता है मुगल सम्राट हुमायूं के साथ। तो इसमें जो है शेर शाह हुमायूं को हरा देता है। अब हुमायूं ने जो अपना साम्राज्य खोया था उसको भी वो पाना चाहता था, तो दोबारा से इनका आमना सामना होता है 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में। दोबारा से इनका आमना सामना होता है। हुमायूं दोबारा से हार जाता है और भाग जाता है कहाँ, सिंध। तो उसके बाद ही यानी कि 1540 में ही बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेर शाह का पूरे मुगल साम्राज्य पर अधिकार हो जाता है। और 1539 में जब चौसा के युद्ध में शेर शाह को जीत मिलती है, वो हुमायूं को हरा देता है, तो उसी युद्ध के बाद वो एक शाही उपाधि धारण करता है, शेर शाह सुल्तान आदिल की। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि किस युद्ध के बाद शेर शाह ने एक शाही उपाधि धारण की थी, शेर शाह सुल्तान आदिल की। तो वो है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में होता है। उसके बाद जब पूछा जाए कि अधिकार कब होता है उसका पूरे मुगल साम्राज्य में, वो बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध के बाद होता है, जो कि 1540 में लड़ा गया था। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्याभिषेक की बात। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 में शेरशाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। 68 वर्ष की आयु में 1540 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो देखिए 68 वर्ष तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, जब 1472 में जन्म हुआ तो 1540 तक उसकी जो एज है, उसकी जो आयु है वो 68 वर्ष ही होगी, है ना। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। देखिए द्वितीय अफगान साम्राज्य है। अगर पहले अफगान साम्राज्य की बात की जाए तो लोधी वंश जो था वो पहला अफगान साम्राज्य था। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। शेर शाह सूर्य के अब राजनीतिक अभियान पढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1541, देखिए 1540 में वो गद्दी पर बैठता है और उसके राजनीतिक अभियान जो होते हैं वो 1541 से कंटिन्यू शुरू हो जाते हैं 1545 तक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले 1541 में उसका गख्खर जाति से युद्ध होता है। अब गख्खर जाति जो है वो आक्रमण करते हैं पश्चिमोत्तर सीमा से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से। तो वो उनकी शक्ति को जो है शेरशाह पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर पाता, पर वो पश्चिमोत्तर सीमा पर एक किले का निर्माण करवा देता है, जिसका नाम है रोहतासगढ़ किला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो वो शेरशाह ने करवाया। खच्चर जाति से जो है युद्ध हो रहा था, बार बार वो आक्रमण कर रहे थे, तो इसके कारण वो रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवा देता है। उसके बाद 1542 में मालवा का अभियान चलता है। तो देखिए मालवा आपको पता होगा कौन सा क्षेत्र था इतिहास में, तो वो मालवा का जो क्षेत्र था वो मध्य भारत का क्षेत्र था। तो इसमें जो मालवा का जो आक्रमण करता है 1542 में, तो इस समय जो मालवा था वो बहुत कमज़ोर था, इसकी जो शक्तियाँ थी वो बिखरी हुई थी, जो क्षेत्र था, शक्तियाँ थी, साम्राज्य सारा बिखरा हुआ था। तो शेरशाह जो है 1542 में मालवा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये 1543 में रायसीन का अभियान चलाता है, जो कि रायसीन कहाँ है आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में है इस समय, है ना। तो मध्य भारत का क्षेत्र था। तो इस समय यहाँ का जो राजा था वो पूरनमल था। तो इसको शेरशाह धोखे से मार देता है। और इसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो जो यहाँ की स्त्रियाँ थी वो
जो है जौहर कर लेती हैं। ठीक है, आपको पता होगा जौहर क्या होता है, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देना, उसको जौहर कहते हैं। तो इसी जो ये रायसीन का अभियान है वो ही शेरशाह के चरित्र पे एक कलंक भी माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक तो उसने धोखे से मारा इसको, राजा पूरनमल को, और जो वहाँ की स्त्रियाँ थी, राजपूत स्त्रियाँ थी, उन्होंने जौहर कर लिया। तो ये 1543 का जो रायसीन का अभियान था वो भी ये धोखे से जीत लेता है। उसके बाद 1544 में मारवाड़ का अभियान ये चलाता है। मारवाड़ यानी कि राजस्थान का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। तो उस समय जो यहाँ का राजा था वो मालदेव था, और कहा जाता है कि ये शेरशाह का सबसे कठिन जो था युद्ध था, क्योंकि इसमें जो दो सेनापति थे, जयंता और कुंभा, वो बहुत ही साहसी सेनापति थे इसके। तो वो बहुत अपनी वीरता का प्रदर्शन भी करते हैं। तो इसके लिए जो ये अभियान था मारवाड़ का शेरशाह के लिए, वो सबसे ज़्यादा कठिन अभियान था, पर ये इसको भी जीत लेता है जैसे तैसे करके, धोखे से। तो और उसके बाद 1545 में कालिंजर का अभियान चलता है, और कालिंजर का अभियान ही शेरशाह का अंतिम अभियान होता है। अब होता ये है कि कालिंजर के अभियान में जो शेरशाह होता है वो अपनी सेना को आज्ञा देता है कि जो ये किले की दीवार है उसको गोला बारूद से उड़ा दो। होता यह है कि जहाँ पर शेरशाह खड़ा होता है वहाँ पर एक बारूद का ढेर होता है। तो जब वो गोला बारूद फेंकते हैं दीवार पे, तो दीवार से ही टकरा करके वो बारूद में पड़ जाता है और उसमें आग लग जाती है, जिससे कि शेरशाह वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था, और इस समय कालिंजर का जो शासक था वो किरत सिंह था। नोट, इसकी मृत्यु जो हुई वो 22 मई 1545 में हुई। शेरशाह की मृत्यु, आपको डेट याद रखनी है, 22 मई 1545 में। अब जो शेरशाह का शासन है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब उसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे। देखिए, जब से शेरशाह की मृत्यु होती है उसके बाद ये जो सूरवंश है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। कारण ये है कि शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इतने महान नहीं थे कि वो आगे साम्राज्य को बढ़ा पाए। ठीक है, तो शेरशाह के उत्तराधिकारी की बात करेंगे। आदिल खां इसका बड़ा पुत्र होता है और जलाल खां इसका छोटा पुत्र होता है। अब इन दोनों में गद्दी के लिए संघर्ष होता है इन दोनों के बीच। तो जो आदिल खां यानी कि इसका जो बड़ा बेटा होता है वो हारता है और उसको भागना पड़ जाता है, और जो जलाल खां होता है वो इस्लाम खां की उपाधि धारण करके गद्दी पर 1545 में बैठ जाता है। ठीक है, 1545 से 1553 तक इसका शासन रहता है। 53 में यानी कि 1553 में इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। किसकी? जलाल खां की। अब बात आती है कि जलाल खां का जो बेटा है वो गद्दी पर बैठेगा। तो जलाल खां का बेटा फिरोज शाह यानी कि फिरोज खां भी आप कह सकते हैं, वो 12 वर्ष में गद्दी पर बैठता है। लेकिन उसका जो मामा होता है मुबारिज खां, वो इसको गद्दी में बैठने के 3 दिन ही बाद इसकी हत्या करवा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके। ठीक है, अब उसके बाद होता ये है कि जो साम्राज्य है वो गलत हाथों में पड़ गया, कमज़ोर शासकों के हाथ में पड़ गया। तो उसके बाद जो सूर साम्राज्य है वो 5 भागों में बढ़ जाता है। मोहम्मद आदिल शाह यानी कि मुबारिज खां को चुनार से बिहार तक का क्षेत्र मिल जाता है, और जो इसी का ही भाई होता है सिकंदर शाह, उसको पंजाब से आगरा दिल्ली तक का क्षेत्र मिल जाता है। तो ये 5 भागों में बढ़ गया सूर साम्राज्य। उसके बाद मैंने हुमायूं के टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था, जो सरहिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 में। ठीक है, कब? आपको डेट याद रखनी है, 22 जून 1555 में हुमायूं ने इस ही सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में, जो लड़ा गया 22 जून 1555 में। उसी में ही हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराया। किसको? जो कि मोहम्मद आदिल शाह का भाई था। ठीक है,
तो इसको हराता है षड्यंत्र के युद्ध में और पुनः दोबारा से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, एक बार दोबारा से 1555 तक। फिर 1555 से 1556 तक, एक साल बाद ही जो हुमायूं है उसकी दीन पनाह एक पुस्तकालय है, उससे सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो बेटा होता है अकबर, वो जा कर के गद्दी पर बैठता है और एक महान सम्राट भी बनता है। तो ये थे जो फैक्ट्स थे शेर शाह के, वो मैंने आपको बताए। अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ना है, रिवाइज करना है। आप किसी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जो होते हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। आप जो है एक बुक आती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, सतीश चंद्र, आप उससे उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनसे अपने एमसीक्यूज बनाइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, आपको जो टॉपिक है वो कितना समझ में आया। तो एमसीक्यूज जरूर बनाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो सूर्यवंश के ही प्रशासन की वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि सूर्यवंश के प्रशासन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो और लेकर के आऊँगी सूर्यवंश के प्रशासन की। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, एमसीक्यूज जरूर बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।